ये एंड ऑफ टाइम्स की तैयारी है तीनों बड़े मज़ाहिब की तरफ से। कायद आज़म ने कहा था इट्स अ डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम, ये मुसलमानों के कल्ब में खंजर है। अमेरिका जियोग्राफिकली भी रिस्ट्रिक्टेड है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसी सेंटिमेंट की वेव को राइड करके प्रेसिडेंट बने। अगर मजीद 10 साल इसी तरीके से चलता रहा तो अमेरिका पे इस वक्त $38 ट्रिलियन अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा है। इसराइल अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर पॉइंट के ऊपर है। आपके लीडर सारे इसराइल के बिके हुए हैं, आपके उलमा सारे बिके हुए हैं, आपके जजेस सारे बिके हुए हैं, सब कुछ बिका हुआ है। आप लोग तो सांस नहीं ले सकते अगर इसराइल ना चाहे। इकबाल ने इसके ऊपर शेर कहा था, इकबाल ने कहा था हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र फरदा हो, थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो। इस दुनिया में अगर सबसे कमज़ोर कोई मुल्क है ना वो इसराइल है। पाकिस्तान तस्लीम कर सकते हैं इसराइल को? उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि इसराइल अपने बॉर्डर्स को डिफाइन करे। पूरी मुस्लिम दुनिया में जो क्लैरिटी पाकिस्तान को इसराइल को लेके आना वो शायद ही किसी और मुल्क को। जंग लिंगर ऑन होगी। सीज फायर जो है वो जंग से लंबा चल गया। अमेरिका भी चाहता है कि कोई एक एग्रीमेंट, मैंने जो वजह आपको बताई उसकी वजह से वो भी चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलें। चाइना जो है वो उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से मामलात को लेके चल रहा है? चाइना उस गेम में ही नहीं है जिस गेम में आप समझ रहे हैं। चाइना कभी भी अपने इलाके से बाहर निकल के उसने इतना ज्यादा अपनी पावर एजर्ट नहीं की। फेवरेट मुल्क है इंडिया आपका, उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने अपने सक्सेस और डिक्लाइन को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर लिया। आप देखें पाकिस्तान की कहीं पे तारीफ होती है, दिल्ली में मातम शुरू हो जाता है। इंडिया लिटरली हमारी बैकग्राउंड में चला गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर कोई मुल्क है ना बैलेंस करने के लिए तो वो हम है। इस वक्त इकोनॉमी बहुत बड़ा मसला है, तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ हमारी इकोनॉमी को लेकर डायरेक्शन ठीक है या नहीं? अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल 3.5 साल से जो लीडरशिप पाकिस्तान की स्पेशली जो आई है उनमें ये सोच मौजूद है कि हमने कर्जा वापस करना है। आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव किया जा रहा है। बलूचिस्तान में हालात अंडर कंट्रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। और ये जो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है ये मेरी एक्साइटमेंट भी है, ये थोड़ा सा नर्वस भी हूं मैं कि इतना बाइल्म शख्स आपके सामने बैठा हो तो थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हो कि हमारे पल्ले तो है कुछ नहीं है। तो हम जो है वो अहमद हसन आरबी साहब उनके साथ मौजूद हैं आज। और ह्यूज फ़ैन, मैं जब मीडिया में आया आज से 15-16 साल पहले तो बड़े कम लोग हैं जिनके बारे में मैंने ये वाली बात कही हुई है कि मैं उनका इतना जो है वो फ़ैन हूँ। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि इनका नॉलेज, इनका इल्म, इवन इनकी स्ट्रेटजी जो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा और ये भी बताऊँगा कि मेरी मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सामी, थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? और झंडे गाड़ रहे हैं फिर आप माशाल्लाह। साहब की दुआओं से। चलें हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पहले इंटरनेशनल अफेयर्स से। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल बनी हुई है, बल्कि मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम ईरान, इज़राइल, अमेरिका इनकी बात करते हैं, इस जंग का हवाला देते हैं, तो एक तो वो है कि जो हमें नज़र आ रहा है सामने सब कुछ जो है वो अपना हुर्मुज़ बंद, हमले और सारा कुछ जो है शहादतें। दूसरी एक साइड इसकी ये है कि ये इसको जो रिलीजियस तौर पे देखा जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि ये एंड ऑफ टाइम्स की तैयारी है तीनों बड़े मज़ाहिब की तरफ से। मैं चाहूँगा कि यहाँ से स्टार्ट ले लें, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, फिर आगे इस पे आते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं इस वक्त के। इसमें उसामा पहले आपका जो पहले वाला सवाल है कि इस जंग में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं आपकी इजाज़त से आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट, फिर उसके बाद हम एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर जो उसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटीज़ हैं, जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले मैं जो हमारी ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, अमेरिका ने अटैक जो किया है उससे पहले कितनी दफ़ा अमेरिका ने उस अटैक को, जो प्रेशर आ रहा था अटैक करने का, उसको डिफ्लेक्ट किया। जब राइजिंग लाइन 1 हुआ उस वक्त भी अमेरिका ने डिफ्लेक्ट किया। उसके बाद चंद 2 से 3 माह के बाद दोबारा नेतन्याहू की तरफ से प्रेशर आया, तब भी अमेरिका ने डिफ्लेक्ट किया। और राइजिंग लाइन 1 से पहले भी 2-3 दफ़ा नेतन्याहू ने अमेरिका को पुश किया कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें, तो अमेरिका ने उसको वो B-2 बॉम्बर्स वाली फेस सेविंग एक दे दी राइजिंग लाइन 1 में। लेकिन अमेरिका क्यों अटैक नहीं करना चाह रहा था ईरान को, उसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ में जाना पड़ेगा। अमेरिका, अब इसराइल का जो वजूद है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन जो 1914 ऑनवर्ड्स आई, उसके बाद एक नाजायज़ रियासत को मार्ज़ वजूद में लाए मिडल ईस्ट के अंदर। कायद आज़म ने कहा था इट्स अ डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम, ये मुसलमानों के कल्ब में खंजर है। उस खंजर नुमा रियासत को इन्होंने जो पेवस्त किया मुसलमानों के कल्ब में, उसके लिए उन्हें पूरे मिडल ईस्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ा था। क्योंकि बैतुल मक़दस शरीफ जो है, अल-कुद्स शरीफ, वो दिल है इस सारी जियोपॉलिटिक्स का जो सारी हो रही है। उसके लिए साइक्स पिकेट एग्रीमेंट इन्होंने किया, फ्रांस और ब्रिटिश एम्पायर ने आपस में इसको काटा और डिवाइड किया। हर कदम के ऊपर
इसराइल को जैसे जैसे इस्टेब्लिश करते चले जा रहे थे, आपको उसके पीछे या तो ब्रिटिश एम्पायर नज़र आ रही थी, और जब ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर हो गई, इसराइल को पंप कर करके फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसमें वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनका खून निचोड़ लिया इन्होंने, तो उसके बाद ये जौंकें चली गई अमेरिका की तरफ। अमेरिका इनको सपोर्ट करता रहा, लेकिन अमेरिका की एक रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी थी। जनरली अमेरिकन जो थे वो दुनिया के मामलात में इतने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ना वर्ल्ड वॉर 1 में किया, ना 2 में किया, एक रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी थी। अमेरिका जियोग्राफिकली भी रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल सही, ठीक है, वो कोने के ऊपर है और वो सारा। सो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता रहा, इनकी जो लॉबीज थी उसके इन्फ्लुएंस के तहत। अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट्स आए जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बात की, जॉन एफ कैनेडी उसके अंदर शामिल है, और भी एक दो प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन खातिर ख्वाह जो रिडक्शन है वो नहीं हो सकी। उस तमाम के बावजूद जो अमेरिका की पॉलिसी थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो रिस्ट्रिक्टेड थी। बिल्कुल सही। 1999 ऑनवर्ड्स एक शख्स है जिसके नाम से हम पाकिस्तानी भी और दुनिया में बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, उसका नाम है रिचर्ड पर्ल। उसको कहते हैं द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। इसने एक थिंक टैंक बना हुआ था अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर एक पेपर लिखा जिसको प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी कहते हैं। अब रिचर्ड पर्ल उसको हेड कर रहा है। उसके नीचे कौन है? डिक चेनी, जो कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था सही बुश के दौर। उसके नीचे कौन है? पॉल वुल्फोविट्स, डोनाल्ड रम्सफील्ड, जो कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरीज, और वो सारे बुश की पूरी कैबिनेट उसके अंडर है। और फिर ज़ाल्म खलीलजाद और एशली जे टेलिस। सही। इन्होंने कहा कि हमें डिफेंस एंड सिक्योरिटीज ऑफ इसराइल हमारा इंटीग्रल फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, और उसमें कैच है। इसराइल को डिफेंड करने का मतलब एक तो ये कि आप इसराइल को हथियार दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन इसका एक प्रोएक्टिव मतलब भी है, यानी इसराइल को आने वाले दौर में अगर कोई मुल्क खतरा पहुंचा सकता है तो उसको भी आपने अभी ख़त्म कर, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस दे हैव आल्सो आइडेंटिफाइड 5 अदर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर 2001 ऑनवर्ड्स इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर ये सारा तमाशा शुरू कर दिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, एक जॉन पिल्गर नामी एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो फौजी अड्डे और वो ये सारा कुछ था, वो इसी का सारा पेश खैमा था। आहिस्ता अमेरिका अपना फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहा था मिडल। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा था, फौजी अड्डे आते चले जा रहे थे, क्योंकि साइक्स पिकेट एग्रीमेंट के बाद जो ऑर्डर मिडल ईस्ट के अंदर कायम था उसमें अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो एक कोवर्ट तरीके से अमेरिका ऑपरेट कर रहा था। 2001 के बाद तो खुल के ओवर्टली आ गया ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल वॉर ये पहली दफ़ा अमेरिका ने लॉन्च किया। जॉन पिल्गर कहते हैं कि 70s में मेरी इससे बात हुई रिचर्ड पर्ल से, उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा था। तो उस वक्त इसने, जो रिचर्ड पर्ल है, उसने जॉन पिल्गर को इंटरव्यू के अंदर बात की कि हमें टोटल वॉर पे जाना चाहिए। तो कहता मैंने सोचा कि पागल आदमी अजीब बात कर रहा है, कहते लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2001 ऑनवर्ड्स ये जो टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट था ये प्रैक्टिकली सामने आएगा और अमेरिका एक टोटल वॉर लॉन्च करेगा। टोटल वॉर का मतलब है मल्टीपल कंट्रीज़ पे एक साथ अटैक करना, इराक, अफगानिस्तान और फिर ये सारा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये करते करते हुआ ये कि जब ये चीज़ चल रही थी, जब ये 2001 ऑनवर्ड्स, तो अमेरिका के अंदर एक लॉबी थी जो कि बड़ी पावरफुल लॉबी थी, पुराने, जिनको अमेरिका फर्स्टर्स कहते हैं। वो ये कहते थे कि अमेरिका ज़्यादा देर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अमेरिका डिप्लीट हो जाएगा और हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो इसराइल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसराइल इंडिपेंडेंट हो नहीं रहा, वो तो अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं रहा। अब लेकिन वो लॉबी इक़्तिदार में नहीं थी। ये जो अमेरिका, ये जो रिचर्ड पर्ल और ये सारे न्यू कंजर्वेटिव इवेंचुअलिकल से, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सेकंड टेन्योर के बाद ताकतवर होना शुरू हुए और इक़्तिदार के अंदर आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 20 साल इनको लगे। अब जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन के जो टेन्योर का मिड हुआ था, उसके बाद से अमेरिका फर्स्टर्स जो हैं वो दोबारा से ताकतवर होना शुरू हो गए, जो ये कहते थे कि अमेरिका को वापस अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसी सेंटिमेंट की वेव को राइड करके प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अमेरिका के खर्चे बचाऊंगा, मैं इधर से निकालूंगा अमेरिका को, $38 ट्रिलियन का हम पे कर्जा है, तो मैं जी उसको ख़त्म करवाऊंगा, हम दूसरी जंगों में नहीं जाएंगे, मिडल ईस्ट से अपने आप को निकालेंगे। ये अमेरिका के ऐवानों की भी आवाज़ है, ये उनकी रोड्स की, सड़कों की, स्ट्रीट की भी आवाज़ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद स्पेशली कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से अपना जो लीच की तरह इसराइल इनको चिमटा हुआ है, उस उधर से इस अपने आप को निकाले। उसकी वजह कोई अमेरिका की मोरालिटी या ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। अगर मज़ीद 10 साल इसी तरीके से चलता रहा तो अमेरिका पे इस वक्त $38 ट्रिलियन अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा है। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका एक इक्वेशन चाहता है कि कोई इक्वेशन ऐसी बन जाए कि वो कहे कि जी इसराइल अपने ओन पे है, मेरा अब इसके साथ कोई नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको मिडल ईस्ट से निकाल रहे हैं। तो
इस इक्वेशन के तहत उन्होंने कहा कि चलो हम ये कर देंगे कि जो इन्होंने डिमोनाइज किया हुआ है सुप्रीम लीडर को, वो तो अब चले गए हैं, इसराइल अब इंडिपेंडेंट हो रहा है और ये सारा कुछ। सो ये सब कुछ चल रहा है। नेतन्याहू ऑन दी अदर हैंड पिछले 800 दिनों में चौथी दफ़ा ईरान पे हमला करवा चुके हैं। वो हमला क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि ये थ्रेट अलाइव रहे, क्योंकि ये थ्रेट अलाइव रहेगा तो अमेरिका की सपोर्ट रहेगी, अमेरिका की सपोर्ट रहेगी तो वो इक़्तिदार में रहेगा। बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने राइजिंग लाइन 1 के दौरान ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो जंगें हो रही हैं इस वजह से हो रही हैं कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रह सके। और नेतन्याहू अभी 60 मिनट्स को जो उसने इंटरव्यू दिया, रो नहीं रहा था कि पाकिस्तान ने मेरी और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब करवा दिए। सो ये लार्जर पिक्चर है। बिल्कुल सही, ठीक है। अमेरिका ने जो अटैक किया है वो मिसकैलकुलेट किया, उन्होंने इसराइल के कहने पे किया। अब वो एक इक्वेशन चाह रहा है कि वो किसी तरीके से यहाँ से निकले, और उसकी वजह घरेलू है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और वो सारी चेंजेस आ रही हैं। सो इस वजह से उन्होंने अटैक किया ना। इसी चीज़ के थ्रू अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी फैक्चुअल डेटा के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है, कि ये सारी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ अगर आप ऐड करें कि इसराइल की इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। इसराइल की पॉलिटिकल कंडीशन ये है कि 2019 से 22 के दरमियान में 5 इलेक्शंस हुए हैं। इतना पॉलिटिकल टर्मोइल है नेतन्याहू के ख़िलाफ़। नेतन्याहू इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया का हेटेड तरीन इंसान है। इसराइल दुनिया की हेटेड तरीन कंट्री है, और उसके बाद जो इनका इकॉनमी है वो नोज डाइव कर रही है। 5% इसराइल छोड़ के चले गए हैं। ग्रेटर इसराइल का वादा करके आए थे। अभी पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों से ज़्यादा बड़ी जियोग्राफी नहीं है इनकी, तो लोग भी छोड़ना चाह रहे हैं, लोग वॉर जोन में नहीं रहना चाहते। इसराइल अपनी तारीख़ के सबसे कमज़ोर पॉइंट के ऊपर है। और दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं इस वक्त, जो न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, दुनिया में मल्टीपोलैरिटी आ रही है, जो मिडल ईस्ट है वो अपनी हकीकत की तरफ वापस जा रहा है। मिडल ईस्ट में जो इतनी फ्रेगमेंटेशन आपको नज़र आ रही है कि तो छोटे छोटे ममालिक हैं, आज तक तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुआ। पिछले 1400 साल देखें तो एक यूनिटी की सेंस रही है वहाँ पे। उसी तरह यूरोप कभी भी इतना कनेक्टेड नहीं रहा आपस में, वो डिवाइडेड रहे हैं आपस में। अब आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट दोबारा से इकट्ठा हो रहा है और यूरोप दोबारा से डिवाइड हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे आने वाले दौर में इसराइल का वजूद जो है वो प्रैक्टिकली ख़तरे में नज़र, क्योंकि उसकी स्पेस नहीं बन रही इस ऑर्डर में। अब यहाँ से अगर आप शिफ्ट करें जो हमारा एंड टाइम्स का नैरेटिव है जी, मैं एंड टाइम्स के ऊपर देखें, क़यामत की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई हैं, उसमें 2 तरह की निशानियाँ होती हैं। और जो कुछ निशानियाँ होती हैं वो मल्टीपल उसके एंगल्स होते हैं। कुछ होती हैं कि वो एक दफ़ा हों तो पता होता है कि यार ये चल रहा है, ज़ाहिर हो गई है। तो जो बड़ी मेजर निशानियाँ हैं उसमें से बहुत सारी निशानियाँ अभी पूरी नहीं हुई। जो हम बात करते हैं कि जो हमारे लिटरेचर में आया है कि एंड टाइम्स में बैतुल मक़दस शरीफ के इर्द गिर्द मुसलमानों का यहूदियों के साथ मुकाबला होगा, तो क्योंकि इसराइल बन गया है इस वजह से अब वो मुकाबला, इस वजह से एंड टाइम्स शुरू हो गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इसके दूसरे एंगल्स भी हैं, क्योंकि पिछले 1400 साल में कई दफ़ा मुसलमानों का बैतुल मक़दस शरीफ के इर्द गिर्द मुकाबला तसादुम हो चुका है। क्रूसेड्स के टाइम पे हॉस्पिटलर नाइट, टेम्पलर नाइट्स, वहाँ पे भी मुकाबला हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी हुआ। उसके अलावा बेतहाशा इंस्टेंस आपको मिलते हैं। और जब जब मुकाबला हुआ तब तब मुसलमानों ने कहा है कि ये आखिरी दौर शुरू हो गया। ठीक। उसके अलावा जब मंगोल्स आए थे, जब वो तातारी तबाही ला रहे थे, तो उस वक्त भी बाकायदा फतवे हैं कि याजूज माजूज आ गए। आज भी कुछ लोग यही मानते हैं और कहते हैं कि वो याजूज माजूज थे, वो चले गए। सो एंड टाइम्स के लिए आई थिंक मुझे वो निशानियां जब तक मेजर सेंस जो मेजर साइंस पूरे नहीं होते, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आएंगे। और उसकी एक और वजह ये भी है कि 1895 में जो थियोडोर हर्जल है, उसने जब कॉन्सेप्ट ऑफ इसराइल दिया तो उसके जो उसने नैरेटिव डोमेन के अंदर जो पॉइंटर्स थे उसके ना प्रोटोकॉल्स में भी बाकायदा लिखा हुआ है कि आपने मुसलमानों को होपलेस करना है। ठीक। अच्छा, अब होपलेस आप कैसे करेंगे? इकबाल इस पे बाकायदा रोए हैं। इकबाल ने कहा हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा, होपलेस कैसे? आज आप देखें कि इसराइल से मुताल्लिक़ कैसी कैसी बातें पाकिस्तान में होती हैं और मुस्लिम दुनिया में होती हैं। मैंने कानों से ये सुना है, बड़े पढ़े लिखे PhD डॉक्टर्स को ये बात करते हुए, यार आप लोग तो सोच भी नहीं सकते अगर इसराइल ना चाहे तो। आपके फ़ोन ट्रैप्ड हैं, आप जो सोच रहे हो, जो देख रहे हो, सब इसराइल की मर्ज़ी से हो रहा है। आपके लीडर सारे इसराइल के बिके हुए हैं, आपके उलमा सारे बिके हुए हैं, आपके जजेस सारे बिके हुए हैं, सब कुछ बिका हुआ है। आप लोग तो सांस नहीं ले सकते अगर इसराइल ना चाहे। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर को आपने नादरा में कन्वर्ट इसलिए किया था कि आपका डाटा आपने वहाँ पे देना था। सो होता ये है, जब आप ये इतनी होपलेसनेस फैला, ये तमाम एट्रीब्यूट्स अल्लाह के हैं। तो ऑल सीइंग, वो तो सारा अल्लाह ताला है ना। आप अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर सांस नहीं। वैसे इजराइल के हाथ में है क्या?
इसराइल के हाथ में ये है कि उनका प्राइम मिनिस्टर रो रहा है कि पाकिस्तानियों ने मेरी अमेरिका के साथ जो है वो मेरा काम ख़राब करा दिया, मेरी उन्होंने ताल्लुकात ख़राब करा दिए, ये उसके हाथ में। अब पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है उस जंग को जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर शुरू, और जो कहते हैं हमारे अगर जंग होगी तो हमारे मिसाइल भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और वो हमें तबाह कर देंगे। ये एक और मैंने पॉइंट दिया आपको, जो पॉइंट्स आप बता रहे थे मैं बिल्कुल आपके साथ, आप ये इसी तरह की जो बातें हैं ना, ये हमारे दुश्मन को उसको ओवर इन्फ्लेट कर देती हैं और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है हमारी। मैं आपको अब इसकी और की क्या बात करनी है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं मास्टर्स टर्की में कर रहा था, तो टर्की के लिए मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो टॉपिक था ना रिसर्च का, दैट वाज ग्रेटर इसराइल। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे समझेंगे, इसको मुझे इसराइल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर मुसलमान। जो मेरे साथ मेरी क्लास फेलो थी उसका टॉपिक था द फॉल ऑफ सीरिया। जो मेरे और जो दूसरा क्लास फेलो था उसका टॉपिक था अगर लेबनान के अंदर सिविल वॉर हो गई तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, हम सारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दहशतगर्दी सब उस कोलैप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई ये पॉसिबिलिटी ही डिस्कस नहीं करता कि अगर इसराइल तबाह हो गया तो क्या होगा। क्योंकि हमने अपने आप को वो सोच ही नहीं दी, वो इसराइल ने हमें देने ही नहीं दी, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर हम सोच के बैठे हैं यार हमने तो कुछ करना ही नहीं है, इसराइल को रोकना हमारे एंड टाइम्स में आ गई, इसराइल तो फैलेगा ही फैलेगा, ग्रेटर इसराइल तो बनना ही बनना है, हमने तो रोकना नहीं, हम रोक सकते नहीं, इमाम मेहदी आएंगे और वो रोकेंगे। ठीक, सो ये इकबाल ने इसके ऊपर शेर कहा था। इकबाल ने कहा था हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो। ठीक है, तो इस वजह से ये एक लार्जर एक वो एजेंडा है, एक लार्जर मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है कि जिसके थ्रू आप में होपलेसनेस इंस्टिल की जा रही है। हालांकि इस दुनिया में अगर सबसे कमज़ोर कोई मुल्क है ना, वो इसराइल है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ममालिक जिस मुल्क को रिकग्नाइज ही नहीं करते वो इसराइल है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कोई मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट है तो वो इसराइल है। और वो जो ये कहते हैं कि इजराइल का सारा पैसा अमेरिका के कर्जों के अंदर जितना पैसा गया हुआ है वो इजराइल की तरफ से गया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम सारे के ऊपर उनका कब्जा है, सोशल प्लेटफॉर्म सारे जो है वो उनके पास हैं। हम इवन ये तो खैर हमने खुद विटनेस भी किया है ना कि बहुत सी चीज़ें हम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते। नहीं, आपकी बात मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, बहुत हद तक उनका मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन बात ये नहीं है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो नहीं कर सकते। अगर वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते आज पाकिस्तान बनता ना, आज पाकिस्तान कायम ना रहता, आज पाकिस्तान फलता फूलता ना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म वो ना बनता, और अब तक ग्रेटर इसराइल बना चुके होते ना। जो कसम खा के आए थे, जो वादा करके आए थे रिवर नाइल से रिवर यूफ्रेटिस तक, यस दे हैव इन्फ्लुएंस, दे आर स्ट्रेटेजिक माइंड्स। मुसलमान का मसला ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली इमोशनल हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जब मुसलमानों का अरूज था तब मुसलमान स्ट्रेटजी से चलता था, आज मुसलमान इमोशनल है। आज मुसलमान सबसे पहला मिस इन्फॉर्मेशन का जो विक्टिम होता है मुसलमान होता है। सबसे पहला टू स्टेप थिंकिंग, एक स्टेप से आगे बढ़ के सोचना, वो नहीं है हमारे अंदर। वो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं, वो प्लानर्स हैं, वो आने वाले 50-60 सालों का सोचते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों के अंदर, उनके माइंड्स उनके विजन्स ब्रॉड हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है उनको भी वही दिमाग लगा है, वही ब्रेन सेल्स हैं उनमें जो मुसलमानों में, वही आंखें हैं उनमें जो मुसलमानों में, वही कान है जो मुसलमानों में। अगर वो ताकतवर हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और आपके हम कुछ कर नहीं सकते। आपके पास भी वही इक्विपमेंट है, वही टूल्स हैं, आप उससे बेहतर ताकतवर अपने आप को करा लें। और तारीख शाहिद है कि पिछले 1400 साल में हमेशा आप ही ताकतवर रहे हैं। और एक और बात जो इसमें कांस्टेंट है थ्रू आउट पिछले 1000 साल में, वो ये है कि हमेशा ये जो हैं ये एक छोटा सा इलाका ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, रह के ये कहते हैं कि ओकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, कहते हैं हमारा मसाया आएगा, इस वजह से एंड टाइम शुरू हो गए। 50, 60, 70, 80 साल रहते हैं वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है, इतना फितना अंगेज़ी करते हैं। अभी नहीं, कई दफ़ा हो चुका है। खजारियन एम्पायर से आप शुरू करें, फिर उसके ये ग्रीस में रहे, ये चाइना के कुछ इलाकों में रहे, ये मुस्लिम एम्पायर्स के अंदर ये मस्जिद अल अक्सा के करीब रहे, फिर सुल्तान ने, ऑटोमन सुल्तान ने इन पर पाबंदी लगा दी, तो ये इनका चलता रहा है। हिस्ट्री में अगर कोई ज़्यादा कहीं नहीं रहा। हाँ, हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो ये किस जगह पे रहते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है, फिर ये रोते पिटते रहते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कहीं पे जाके आबाद हो जाते हैं। तो ये चलता। आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब जितने मेरे राब्ते में लोग हैं कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान तस्लीम कर सकते हैं इजराइल को? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यानी ये भी एक आप कह लें कि बस प्रोपेगेंडा ही होता है पाकिस्तान के अंदर कि जी स्टेट ने फैसला कर लिया। मुझे एक बहुत बड़े एंकर ने कहा ना, मैंने कहा कि ये देखें क्या बातें हो रही हैं तो इस पे बात कर, नाम नहीं लूंगा। कहते नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, ये स्टेट का फैसला है, स्टेट ने करना ही करना। स्टेट ने करना। मैं इस पे हंसने के अलावा मेरे पास और कोई इसका वो नहीं है। देखें अभी
जहाँ मैं पहले इंटरव्यू दे रहा था उन्होंने भी यही सवाल किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स और ये सारा कुछ। सबसे पहले तो मुझे अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो जो मकासद लेके वो आए ना, आप मैं उधर भी मैंने ये बात की, आपसे भी मैं कहूँगा आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि इस्लाम, मुसलमान भाई और ये सारा कुछ हो, तो हमारा दिल धड़कता है पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ, लेकिन आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं और बिल्कुल इसको जो है आप अनइमोशनल होके निकल के देखते हैं। पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स में वो ये चाहते हैं कि एक को एग्जिस्टेंस का मॉडल दे दें कि इसराइल और मुसलमान ममालिक सारे आपस में इकट्ठे रहें, मुसलमान इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लें। अच्छा, और रिकग्नाइज़ करने के बाद वो एक को एग्जिस्टेंस हो जाए। अच्छा, अमेरिका ये चाहता है कि ये हो, क्योंकि एक तरफ खामनाई की शहादत, दूसरी तरफ ये हो जाए तो इसराइल को तो कोई थ्रेट नहीं ना, अब मैं जा रहा हूँ, उनको बहाना मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे। उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि इसराइल अपने बॉर्डर्स को डिफाइन करे। ऐसे ही है ना, इसराइल के तो बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है। अब जितने को बॉर्डर्स उसके अभी हैं वो कह दे कि ये मेरे बॉर्डर्स हैं, तो फिर इसराइल में कौन रहेगा? यूरोप के आरामदेह माहौल से यहूदियों को तो लेके ही यहाँ पे आए थे कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, मसाया आएगा, ये वो 2000 साल पुराना। और अगर कहे कि ग्रेटर इसराइल बनेगा तो फिर ये तो यूएई तक आ रहे हैं, ईरान तक आ रहे हैं, तो वो सारे कैसे करेंगे? तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है? नहीं। अच्छा, दूसरा अब आगे आ जाए पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान अगर रिकॉग्नाइज करना है तो 2 वे ट्रांजैक्शन है ना, ऐसे ही है। क्या दे सकता है इसराइल हमें? क्या ऑफर कर सकता है? क्या इसराइल हमें हथियार, वेपन्स, असलहा ये दे सकता है जो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, जो दुनिया का मॉडर्न तरीन असला अल्लाह के फजल से हमारे पास है। ठीक है, दूसरे ममालिक हैं, ईरान की एग्जांपल आगे पीछे की आप ये ले लें, तो वो ये कह सकते हैं कि जी हमें क्या, हम न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है कोई मुल्क या कोई और तारीख के अंदर है, तो उसमें इतनी बड़ी डील्स होती हैं कि जी ठीक है, हम अल्लाह के फजल से न्यूक्लियर पावर हैं, हमें क्या ज़रूरत? क्या इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट इसराइल हमें दे सकता है? नहीं, हमारे चाइना हमारे इस साइड के ऊपर है और रीजनली जिस तरीके से पाकिस्तान का लिवरेज है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, तो ऐसी कोई इकोनॉमिक डील नहीं है जो वो हमें दे सके। ये इस पे कहा जाता है, इस पे भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कर्जे माफ हो जाएंगे आपके सारे कर्जे। तो कर्जे उन्होंने इसराइल से, हमने इसराइल से कर्जा लिया हुआ ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आप आ जाएं डिप्लोमेटिक क्लाउट। क्या डिप्लोमेटिक क्लाउट हमें दे सकता है कि मैं जी इनके, हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से इस वक्त टॉप डिप्लोमेसी पाकिस्तान की है माशाल्लाह। क्या पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है इंडिया, क्या उसकी तबाही इसराइल कर सकता है? अल्लाह के फजल से मार का हक काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर से आने वाली दहशतगर्दी को इसराइल रोक सकता है? नहीं भाई, गज़बुल हक उसके लिए अल्लाह के फजल से काफ़ी है। इसराइल के पास आ जाके देने के लिए है क्या? अमेरिका। अमेरिका तो अल्लाह का शुक्र है, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात हुआ, और वो कहता है, नेतन्याहू कहते हैं। सो प्रैक्टिकली इसराइल को हमने उस वक्त रिकग्नाइज नहीं किया था 48-47, जब पूरे ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन एम्पायर इनके पीछे थी, और लियाकत अली खान ने कहा था जेंटलमैन आर सोल्ड आर नॉट फॉर सेल। अब जब वो अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर उसमें खड़ा हुआ है, तो बाकी चीज़ें, तो पाकिस्तान उसको क्यों रिकग्नाइज करे? बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये, तो सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में जो क्लैरिटी पाकिस्तान को इसराइल को लेके आना, वो शायद ही किसी और मुल्क को। दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल के, जो रेटरिक इसराइल का इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए और पॉपुलैरिटी लेते हैं उससे, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो बड़े कबूल, वो भी रिकग्नाइज़ नहीं करते, बड़े रिस्ट्रिक्ट होके चलते हैं फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान शायद वो मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिनका फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स और रिकग्निशन ये नहीं है। और जब हम पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम दोस्तों और दुश्मनों को सबको बता रहे हैं कि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो आपको स्टेट का मिजाज पता चलता है। बिल्कुल सही, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। जंग लिंगर ऑन होगी, जंग ईरान और देखें, अभी सीज़फायर जो है वो जंग से लंबा चल गया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जंग नहीं हो लंबी चलेगी। अमेरिका भी चाहता है कि कोई एक एग्रीमेंट, मैंने जो वजह आपको बताई उसकी वजह से वो भी चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलें। ईरान के हक में भी बेहतर है कि ये ना हो, और मिडल ईस्ट जो है उसकी इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही है। सो आई डोंट थिंक कि जो चांसेस ऑफ अ वॉर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन रिलेटिवली कम है चांसेस ऑफ एक सस्टेनेबल और लंबा या एक पीस का जो फ्रेमवर्क है उस तक पहुंचने। ये जो ईरान के हाथ में भी आबनाए हुर्मस का जो उसने शो कर दिया सारा कि जी मैं नाटका बंद कर सकता हूँ, इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं, और आगे चल के जो है वो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? मेरे इस पे ओपिनियन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है, मैं
प्रैक्टिकल लॉजिकल अगर बात आपसे करूं तो आबना हुर्मुज़ जो है उसको बंद करने का नुकसान क्या अमेरिका और इसराइल को हुआ? तो मेरा नहीं ख्याल। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन ममालिक को हुआ है जो ईरान के एलाइज़ हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना कोई प्रोडक्टिव। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा जब खुलेगी, और अल्टीमेटली तो खुलनी है ना, बंद तो नहीं रख सकते। ऐसे ही है। तो हीरो अमेरिका ही बनेगा कि हमने खुलवा दी है, ईरान ने बंद की हुई थी। सो आई थिंक ये ओवर स्ट्रेच किया है इरानियंस ने, नहीं करना चाहिए था। इंटरनेशनल वाटर्स हैं और उसमें या तो हो ना कि भाई अमेरिका को नुकसान हो रहा है या इसराइल को स्पेशली नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो और उसकी वजह से जंग डिटर हुई हुई है, तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन कैसी है ईरान की अब? देखें बात यह है कि पाकिस्तान क्योंकि मीडिएट करा रहा है और एक ग्रेस ऑफ मीडिएटर्स होती है, तो वो मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में तो इतना शायद ना जा सकूं। लेकिन ये है कि दोनों ममालिक को, अमेरिका और ईरान को, इस जंग का नुकसान हुआ है। और सिर्फ ईरान और यूएस को नहीं हुआ, पूरी दुनिया को हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तक इसके रिपरकशंस गए हैं। दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन को हुआ है, गरीब को हुआ है इस जंग का नुकसान। और प्रेपरेशंस जितनी भी हो, जंग होती है और जंग डिस्ट्रक्शन लेके आती है। और आई थिंक दोनों के लिए, दोनों के हक़ में ये बेहतर है कि ये नेगोशिएशंस और फ्रेमवर्क ऑफ पीस जो है ये आगे बढ़े और आगे मज़ीद जंग ना फैले। अगर ये जंग फैलेगी तो जितनी भी जिसकी भी तैयारी है उसको उतना ही नुकसान होगा। भाई अभी ब्लॉक्स कौन कौन से बन रहे हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? अच्छा देखें, एक थिंकर गुजरे हैं, सैमुअल पी हंटिंगटन। 92 में ही गेव अ थीसिस विद द नेम ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड ही सेड कि द वर्ल्ड विल सून बिकम मल्टीपोलर। मज़े की बात यह है, दुनिया उसाम भाई कभी भी यूनिपोलर नहीं रही, या तो बाइपोलर रही है या मल्टीपोलर रही है। ये अभी जो हुआ है ना, ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, ये भी एनॉमली है। तो हमारे पिछले जो 50 साल गुजरे हैं, 50-60 एनॉमली पर एनॉमली है। दुनिया कभी यूनिपोलर नहीं रही, यूनिपोलर हो गई। मिडल ईस्ट कभी डिवाइडेड नहीं रहा, डिवाइडेड हो गया। यूरोप कभी यूनाइटेड नहीं रहा, यूनाइटेड हो गया। दुनिया का निज़ाम एक तरह से नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, वो कभी नहीं रहा दुनिया में। सो अब दुनिया ना अपने आप को रीसेट कर रही है, दुनिया अपनी हकीकत पे वापस जा रही है। सो दुनिया के अंदर, वो हंटिंगटन ने कहा था, दुनिया जब मल्टीपोलर होगी ना तो मल्टीपल पोल्स होंगे। एक चाइनीज़ पोल होगा, एक इंडियन पोल होगा, एक यूएस रिलेटेड पोल होगा, एक उसने कहा था जापानीज़ सिविलाइजेशन है वो अपना एक पोल बनाएगी, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सिविलाइजेशन रशिया के अंदर है वो बनाएगी। बड़ी मज़े की बात की थी उसने कहा था ये जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है ना, ये भी अपना एक ब्लॉक बनाएगी। लेकिन उस ब्लॉक की कोर में कौन सा मुल्क होगा ये अभी मुझे क्लियर नहीं। आपको क्लियर है? मुझे क्लियर इंशाल्लाह। सो वो अल्लाह के फजल से दिस इज़ वेयर पाकिस्तान स्टैंड। बिल्कुल सही है। और ये मुझे बताइएगा कि चाइना का इस सारे उसके अंदर, खास थोड़ा सा रशिया भी हम कर लेते हैं, लेकिन चाइना का जो खासकर आपने देखा है सारा मामला इस जंग को लेके, इसको बहुत से लोगों ने कहा कि जी चाइना ने ना वो मौका गवा दिया है सुपर पावर बनने का। अब जब आप कह रहे हैं कि वो यूनिपोलर रहना ही नहीं है मामला उस तरह से और वो सारा, तो इस पर बहुत से तेज़कारों ने ये कहा कि जी ये एक चांस था चाइना के पास, अब 20-25 साल दोबारा जो है ना वो नहीं हो सकता, इसको इंटरवीन करना चाहिए था, खुल के सामने आना चाहिए था। वो हम समझते हैं कि बहसीयत कौम, उनकी नेचर, वो सारा कुछ। मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर बात कीजिए कि चाइना जो है वो उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से मामला को लेकर चल रहा है। अच्छा उसाम भाई, इसमें ना बड़ा मायोपिक व्यू है हमारा। उसमें ये जो भी ये बात कर रहे हैं ना कि चाइना ने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी और ये वो अपने कॉन्टेक्स्ट से चीज़ों को देख रहे हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा एक बारीक गली के अंदर छुपा हुआ है। वो क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में पिछले 20 साल से रह रहे हैं, तो उनको लगता है कि यूनिपोलैरिटी ही हकीकत है। उनको लगता है अमेरिका का जो चाइना का जो राइज है वो अमेरिका का डिक्लाइन है। ये इसको कहते हैं थुसाइडिडीज ट्रैप। ये है कॉन्सेप्ट एक। लेकिन इस वक्त चाइना क्या अमेरिका को ख़त्म करके और डिस्ट्रॉय करके यूनिपोलर पावर बनना चाह रहा है दुनिया की? मेरा नहीं ख्याल। चाइना कभी भी नहीं है। 5000 साल की चाइना की तारीख है। चाइना कभी भी अपने इलाके से बाहर निकल के उसने इतना ज़्यादा अपनी पावर एजर्ट नहीं की। सिल्क रूट और जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव अब और पुराना सिल्क रूट, इकोनॉमी के थ्रू वो करते रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन वो एक हद से ज़्यादा जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होते। सो चाइना अमेरिका के साथ उस तरीके से कम्पीट करना ही नहीं चाहता कि जिसमें कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्रंटेशन हो।
अमेरिका को पता है इस बात का। अमेरिका की जो इस बार की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया वो स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम आपने ट्रम्प के मुंह से सुना होगा। वो क्या है कि हमने घर के इर्द गिर्द अपनी पावर कंसोलिडेट करनी है, और चाइनीज़ भी यही कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह जो आपकी ये बात है, जो लोग ये बात करते हैं कि चाइना ने अपॉर्चुनिटी मिस की, चाइना अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। चाइना उस गेम में ही नहीं है जिस गेम में आप समझ रहे हैं। जब मल्टीपोलैरिटी बन रही है तो चाइना अपने एंगल, अपने स्पेस के अंदर अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहा है, अमेरिका अपनी स्पेस के अंदर कर रहा है, रशिया अपनी स्पेस के अंदर कर रहा है। ये नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आए, ये बैलेंस करके चलें। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका मास्टर्स जो है वो तुर्की से था। तुर्की पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी वैसे तो जो है वो, क्योंकि ये कहा करते थे कि हम ये प्रिटेंड ऐसे करते थे कि मुस्लिम उम्मा के लीडर हम हैं, तो इस मामले में मुकम्मल खामोशी रही है। नहीं, टर्की का बड़ा पॉजिटिव स्टैंस रहा है इसमें, थ्रू आउट ये बात करते रहे हैं। और देखिए, पॉसिबल नहीं है किसी भी इतने बड़े मुसलमान मुल्क के लिए कि वो इम्पार्शियल रहे इसमें। टर्क्स का आपको बयानात जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिए हैं कि ईरान के बाद इनका टर्की निशाना है, और उन्होंने जो इसराइल की तरफ से बयानात आए थे कि एक सुन्नी अलाइंस बन रहा है मुसलमानों का, तो वो सारा जब हमारा पहला यहाँ पे जो 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में आए तो उसमें हाकान फिदान ये असल में जंग के अंदर प्रैक्टिकली साथ देने की बात हो रही है। देखिए, प्रैक्टिकली साथ देने के बहुत सारी डिफरेंट एंगल्स होते हैं। डिटरेंस होती है, एस्केलेशन लैडर होती है, कौन कौन से ममालिक साथ किसी का साथ देना प्रोडक्टिव हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और सेंटर पे इसके ईरान मौजूद है। क्या ईरान चाहता है कि एस्केलेशन को इस स्टेज पे ले जाए कि दूसरे मुसलमान ममालिक उसको सपोर्ट करें? मेरा नहीं ख्याल। ईरान उसको कंट्रोल करके, ईरान की पिछले 10 साल जो स्ट्रेटजी रही है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की रही है। ईरान के अंदर इनके सुप्रीम लीडर की शहादत तो अब हुई है, उससे पहले इनके सदर की शहादत हो चुकी है, फॉरेन मिनिस्टर को शहीद किया जा चुका है, इस्माइल हानिया को शहीद किया जा चुका है, इन कासिम सुलेमानी को शहीद किया जा चुका है, फ़खरीज़ादे जो है, इनके बेतहाशा शहादतें हुई हैं। और ईरान का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था, ईरान कहता था हमने एक हद से ज़्यादा पुश नहीं करना। पुतिन के एडवाइज़र अलेक्जेंडर ड्यूगिन, उन्होंने कहा कि ईरान को, ख़ुद कहते हैं कि हमने ईरान को ऑफ़र किया राइजिंग लाइन 1 के बाद कि आप हमारे साथ जॉइंट डिफेंस पैक्ट कर लें कि अटैक ऑन ईरान विल बी कंसिडर अटैक ऑन रशिया। तो कहते हैं इरानियंस नहीं माने थे ये बात, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक हद से ज़्यादा चीज़ों को पुश करें। सो आई थिंक बेहतर जिस तरीके से टर्क्स ने ऑपरेट किया, आई थिंक इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट से ही जो सेंसिबल प्लेयर्स से वो ये चाहते थे कि इसको जितना कंटेन किया जाए, क्योंकि ये फैलता जा रहा था, जितना कंटेन किया जाए उतना बेहतर है। कई दफ़ा आप प्रैक्टिकली हथियार और असला और फ़ौजें ना दे के किसी मुल्क की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके साथ हो। फेवरेट मुल्क है इंडिया आपका? फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? 2016 से मोदी की कोशिश, खैर इनकी शुरू से ही कोशिश है कि पाकिस्तान को जो है वो जी उन्होंने कहा कि अकेला कर देंगे दुनिया भर के अंदर, लगा करम, और ज़ाहिर है कि हमारी फोर्सेस, स्टेट, हुकूमत, सबको जो मेरा ख्याल है हमारे ये भी ना बड़ी कंजूसी से काम लिया जाता है तारीफ़ करने के अंदर भी, उसके अंदर तो सबका जिनका क्रेडिट है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया है इस सारे मामले के अंदर। क्या वो एक वही गलती जो नेतन्याहू से मिला जाके, या इसके अलावा भी कोई इसने गलतियां की हैं? अच्छा, इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। देखें, इंडिया 2014 ऑनवर्ड्स रियलिटी को कहीं पीछे रख के ना उस स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर एक पूरा मुल्क ऑपरेट कर रहा था। पूरा मुल्क तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो बीजेपी लेड हिंदुत्वाइज्ड जो भक्त और संगीज़ है वो कह रहे थे। हकीकत बिल्कुल भूल गए, हकीकत से बिल्कुल मावरा हो गए। 2014 ऑनवर्ड स्पेशली अखंड भारत, उसके बॉर्डर्स कहाँ तक होंगे? ऑस्ट्रेलिया तक। दिमाग काम करता है। उसके बाद मोदी ग्लोबल लीडर, सेल्स ओरिएंटेड कंपनी का भी कभी आप देखें ना, उसके हमारा जो सेट कल्चर है उसको अगर आप देखें तो वो बैठे बैठे कह देते हैं तुम्हारी इस महीने का टारगेट 2 अरब है ना, तो वो भी ऐसे करके देख रहा होता है कि क्या हो गया है। तो बस ये इंडिया का भी यही हाल है। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरीके का इंजेक्ट किया फैशिज्म, मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, बुद्धिस्ट्स के ख़िलाफ़, हर दूसरे मज़हब, सिखों के ख़िलाफ़, इंडिया जैसी इन्वायरमेंट में अगेन जो हम बात कर रहे थे ना कि पिछले 50, एक और एनॉमली ये है कि पिछले 70 सालों में जो इंडिया है कभी भी पिछले 1400-1500 साल इकट्ठा नहीं रहा किसी हिंदू लीडर के नीचे। इट ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया, वरना ही तो राजे आपस में लड़ते लड़ाते रहते थे।
सो ये भी एक अनोमली है, ठीक है। अच्छा, उसके अपनी तारीख को देखते हुए आपका बनता ये था कि आप सारी माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलो। आप इतने सेंसिटिव और खौफजदा रहो कि कोई माइनॉरिटी हमसे अलहदा ना हो जाए। आपने उल्टा काम किया। ठीक। दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चेस जिस मुल्क में जलाए गए इंडिया, मसाजिद शहीद की गई इंडिया, सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे जिस मुल्क में तबाह किए गए वो इंडिया। आपने माइनॉरिटीज़ के साथ ये सलूक किया। फिर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। और अब आपसे मेरा जो आपने पूछा इंडिया कहाँ पे खड़ा है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान को आप आगे कहाँ पे देखते हैं? बहुत आगे देखते हैं ना। इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने अपने सक्सेस और डिक्लाइन को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर लिया। वाह वाह। अब पाकिस्तान को इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर करना है। ऑटोमेटिकली आप देखें, पाकिस्तान की कहीं पे तारीफ होती है, दिल्ली में मातम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान कहीं पे सक्सेस पे कर रहा होता है, ये मातम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान अब इस तरफ देख रहा है, ये मिडल ईस्ट की तरफ, यूरेशिया की तरफ। पाकिस्तान लार्जर गेम को देख रहा है। इंडिया लिटरली हमारी बैकग्राउंड में चला गया। ये लिटरल भी है और ये ऐसा हो भी रहा है। ये हकीकत भी है कि वो हमारी बैकग्राउंड में चला गया। पाकिस्तान के पास और बहुत सारी चीज़ें, हमने ईरान की जंग रुकवानी, हमने वर्ल्ड वॉर 3 रोकनी है, हमने और बहुत सारी चीज़ें करनी। तो अल्लाह का फजल और करम है। इंडिया ऑन दी अदर अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी हिंदुत्वाइजेशन, सैफ्रोनाइजेशन, फैशिज्म जो होता है ना उसाम भाई, और जब आप एक बुचर ऑफ गुजरात, एक वो शख्स जिसकी CV में लिखा है कि उसने लोगों को कत्ल किया है, मुसलमानों को, उसको वज़ीर आज़म बना देंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुल्क को तबाह नहीं करेगा, आपकी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप आए हुए हैं तो मैं आपकी आमद से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, और मैं इसलिए बड़े बेसिक सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरी क्लैरिटी और लोगों की क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है इन तमाम मामलात के अंदर। क्योंकि मैं आपकी जिस बात से बहुत मुतासिर अभी की गुफ्तगू में हुआ वो ये थी कि होप की आपने बात की कि होप जो है ना वो हमें होपलेस कर दिया गया है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा इतने किए जा रहे हैं मुख्तलिफ बातों के ऊपर, इवन पाकिस्तान बनने के ऊपर भी कहा जाता है कि जी हमें हिस्सा वो जानबूझ के ये दिया कि ऊपर से आते थे, हमलावर होते थे, तो ये पूरा नक्शा ऐसा खींचा गया और उस पर फिर जो है वो कायदे आज़म ने भी जो है वो अग्री कर लिया, तो ये तो इंडिया ने अपने आप को बचा लिया, हमें इनके आगे फेंक दिया आपने। इस पर भी आपकी राय चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में इनको क्या कह सकता हूँ, ये तो इस तरह के रिडंडेंट क्वेश्चन है। मैं ना कहना इसलिए जरूरी है कि हमें जन ज़ी को बताना है, ये इनके वरना ज़हनों के अंदर ये ज़हन साजी हो गई। मैं एक आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। मेरा इधर पाकिस्तान में जब मैं बैचलर्स हो रहा था ना, तो मेरी वहाँ पे कॉम स्किल्स की क्लास होती थी। कॉम स्किल्स में डिबेट्स होती थी। तो फाइनल सेमेस्टर में ना डिबेट थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं। तो मैं अपने प्रोफेसर के पास गया, मैंने जाके कहा मैम बनना चाहिए था या नहीं, 70 साल हो गया, अब बन गया, अब ये डिबेट कर लो कि बेहतर कैसे कर सकते। सो नॉन इश्यूज़ के अंदर ना इनको डाला जाता है। और ये जो आप बता रही हैं नैरेटिव जानबूझ के क्रिएट किया गया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान क्यों बना, तारीख पढ़ के देख लें। इतनी दूसरी बात ये कि हमारी जो कौम है ना, अनफॉर्चुनेटली इसका फेवरेट फूड पता है क्या है? कॉन्स्पिरेसी थेरीज। जैसे वो मैंने आपको इसराइल वाली ये इसके पीछे कोई साजिश है, वो मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया पे वो बिकती भी है, ठीक है, कोई साजिश एंड पे बताऊंगा। हाँ, एंड पे बताऊँ। अच्छा, अब बात ये है कि पाकिस्तान क्यों बना, तारीख आपके सामने है। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद से जो हालात हुए, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने कैप्चर किया। एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी थी, एक तरफ जो ब्रिटिश एम्पायर थी जिसका कहते हैं सूरज गरूब नहीं होता। और उसमें से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने, वो कहते हैं कि भेड़िए के मुंह से नोचा है एक मुल्क, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सो अल्लामा इकबाल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदादत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे फिर दुनिया की इमामत का। 1927 में इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान का। लोगों ने कहा कैसे बनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इकबाल ने कहा मुसलमानों को एक अलग मुल्क की ज़रूरत है, और ये सारा कैसे बनेगा। एक तरफ हिंदूज़ हैं जो शुद्धि मूवमेंट चला रहे हैं कि मुसलमान जो हैं ये पहले काफिर थे, अब ये मुसलमान हो गए, लिहाजा इनको दोबारा से हमने प्योर करना है और ये सारा हमने दोबारा से इनको हिंदू करना है। और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर है, वो हमारे वैसे ही खिलाफ है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से हमसे तो उनका फासला था, इंडियंस उनके करीब हो गए थे। तो इकबाल का लोगों ने कहा कैसे पॉसिबल है। तो आगे से इकबाल ने कहा इश्क फरियाद लाजिम थी सो हो गई, अब दिल थाम के इस ख्वाब की ताबीर देख। वाह। 47 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, दुनिया ने देखा कायदे। उसके बाद इकबाल ने फरमाया कि सबक पढ़ फिर से एक होंगे मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। फिर इकबाल ने फरमाया करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद,
मेरी मुराद नहीं सूए कूफा और बगदाद की, मैं कूफा और बगदाद की बात नहीं कर रहा, एक नई बस्ती आबाद होगी जो फिर मुस्लिम दुनिया को लीड करेगी। सो पाकिस्तान तो इस वजह से बना, देखें जब पाकिस्तान उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर, उस वक्त कॉलोनियल जो एरा था, उसमें मुसलमान तो बड़ी तेज़ी से, इट वाज द डार्केस्ट पीरियड मुसलमानों के लिए, बड़ा डार्क पीरियड था। उसी तरह का सिमिलर पीरियड था ऑटोमन एम्पायर के बनने से पहले का। ठीक है, कहीं कोई मुसलमानों की आवाज़ नहीं थी कि ताकत के तौर पे मुसलमान, अफ़गानिस्तान के चंद सूबे थे जहाँ पे किसी के, वरना तो पूरे कॉलोनाइज हो चुके थे, टर्की बचा हुआ था। सो मैक्सिमम जो मुस्लिम वर्ल्ड था वो कॉलोनाइज था, और बहुत ज़्यादा गिरावट थी अखलाकी, मुआशी, मुआशरती। इवन यहाँ लाहौर के अंदर आपने देखा होगा कि ये गवर्नर हाउस के करीब एक रोड थी, बड़ा मशहूर वाक़या है कि उसमें कहते थे कि आपने यहाँ से चल के नहीं जा सकते, गोरा साहब बैठा है तो आपने एड़ियाँ रगड़ के घिसटते हुए रेप्टाइल्स की तरह आपने जाना है, तस्वीरें बाकायदा मौजूद हैं। सो पूरी मुस्लिम दुनिया जो थी उसमें आपकी खिलाफत चली गई थी, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई थी। इकबाल का उस पर भी बड़ा शेर था कि कर तुर्क नादा ने जो खिलाफत की कबा चाक कर दी। सो उस दौर के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया को ज़रूरत थी एक मुल्क की, एक ऐसी नई बस्ती की जो पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा कर सके, एक ऐसे शहर की जो इस्लामाबाद बन सके, इस्लामाबाद बन सके। सो वो नीड ऑफ द आवर थी। और वो कायद आज़म फिर जब आए तो कायद आज़म ने बहादुर यार जंग साहब को एक ख़त लिखा, और ये बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेड है। वफ़ा का काबा एक किताब है, उसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है सारा। तो उसके अल्फाज हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क बन सकता था अगर इसमें फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हो। तो कायद आज़म सेज़ कि ये मुल्क बना ही सिर्फ इस वजह से है कि फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शामिल है। सो ये बड़ा कीमती मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। सो ये इस वजह से बन गया और उस वजह से बन गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क की फ़ाइल के ऊपर भी मोहम्मद और अली के साइन है, बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। सो ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान स्ट्रेटिजिक रीजंस के लिए बना। पाकिस्तान उस वक्त जो मुस्लिम थिंकर्स थे उन्होंने देखा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिस कंट्री केम इनटू बीइंग। और वो ज़रूरियात ये थी कि हमें टू नेशन थ्योरी आपके सामने है। कायद आज़म ने 46 में कहा था पाकिस्तान एक पिवट होगा, पूरी दुनिया इसके अराउंड घूमेगी। आज आप वो चीज़ें देख रहे हैं। कायद आज़म ने उस वक्त 37 ऑनवर्ड्स जो थे, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता हूँ। कायद आज़म जब 47 के बाद पाकिस्तान बना ना, तो कायद आज़म ने उस वक्त हमारे पास इकोनॉमिकली हम अपने वीकेस्ट उसके ऊपर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ मुस्लिम फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही हैं कॉलोनाइजेशन के ख़िलाफ़, कायद आज़म उधर फ़ौज भेज रहे हैं। इंडोनेशिया के अंदर 500 फ़ौजी आए कायद आज़म को, कहा पाकिस्तान बन गया हम आ जाएँ। कायद आज़म ने कहा नहीं, इंडोनेशिया की आज़ादी के अंदर अपना कर, वहीं पर लड़े, शहीद हुए। इंडोनेशियन एम्बेसी के आप आज वेबसाइट खोलें तो लिखा आता है द ब्रेव 500। इंडोनेशिया में आज़ादी आई, पाकिस्तान में उसका जश्न मनाया गया। उसके बाद से आप देखें सऊदी अरेबिया, मोरक्को की फ्रीडम, उसके अंदर किस तरीके से पाकिस्तान ने क्या क्या किरदार अदा किया। मिडल ईस्ट को किस तरीके से पाकिस्तान ने, ये जो मिडल ईस्ट के जिस मुल्क ने पाकिस्तान को जब आवाज़ दी, पाकिस्तान वहाँ पे पहुँचा। तो पाकिस्तान बना है बड़े रीजंस के लिए, उम्मत की क़यादत के लिए। इस वजह से नहीं बना कि हमने इनको रोकना क्या है, इनको ये कौन है कि इनको रोका जाए। और वो जो आर्ग्यूमेंट भी देते हैं ना कि यहाँ से लोग आते थे, तो वो बेसिकली पाकिस्तान से ही आते थे। ठीक है, वो पाकिस्तान से आते थे प्रैक्टिकली, क्योंकि वो जो पीछे की तरफ से इतने ज़्यादा थे भी नहीं। सेंट्रल एशिया से आए, आहिस्ता आहिस्ता आते आते इस रीजन में आए, यहाँ से फिर वो अटैक किया करते थे, मारते थे इनको। यही इंडियंस का अभी भी खौफ है, क्योंकि सिर्फ ही मुसलमानों की बात नहीं है, आर्यंस भी जो 4000 साल पहले आए थे ना, वो भी इसी रूट से आए थे। ठीक है, तो इनके ज़हनों के अंदर ये खौफ। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा भाई आपसे कि एक तो पाकिस्तान का रोल एज सिक्योरिटी एडवाइज़र, गारंटर, वो क्या नज़र आ रहा है आपको आने वाले वक्त में? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने सिक्योरिटी देनी है अब मिडिल ईस्ट को भी और बाकी ममालिक को भी, और जिस तरह से हमारा एक अग्रीमेंट सऊदीया के साथ चल भी रहा है, उसको किस उसमें देख रहे हैं आने वाले वक्त में? अच्छा देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिडल ईस्ट अपनी रियलिटी की तरफ वापस जा रहा है। वो रियलिटी मिडल ईस्ट की क्या है कि मिडल ईस्ट अब से 50-60 साल 70 साल आप पीछे निकाल दें, उससे पहले कभी भी मिडल ईस्ट में फॉरेन सिक्योरिटी गारंटर्स नहीं थे। मिडल ईस्ट का एक इंडिजिनस सिक्योरिटी सेटअप था। सिक्योरिटी गारंटीज जो थी वो अंदर के ही जो इलाके और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वहाँ से निकलती थी।
अब हुआ ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर पिछले 100 सालों के अंदर 70-80-100 साल में सारी सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो बाहर से आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बेल्फोर डिक्लेरेशन 1914-15 के अंदर हुई, तो किसने? ब्रिटिश एम्पायर ने डिसाइड किया कि मिडल ईस्ट के हालात क्या होंगे। फिर उसके बाद इसराइल बन गया। ब्रिटिश और अमेरिकन जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मिडल ईस्ट के अंदर एक मुल्क बनना है, उन्होंने बना दिया। उससे पहले मिडल ईस्ट को कार्व कैसे करना था, छोटे छोटे मुल्क की बाउंड्रीज क्या होनी थी, ये ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने डिसाइड किया। इसको साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट कहते हैं। इसराइल बनने के बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए। ऑस्लो के अंदर फैसला हुआ नॉर्वे में कि मिडल ईस्ट के हालात कैसे होंगे। फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हुए। उसके अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड्स के अंदर जो भी अमेरिका के अंदर डिसाइड हुआ कि मिडल ईस्ट के हालात कैसे होंगे। पहली दफ़ा पिछले 100 सालों में मिडल ईस्ट के हालात कैसे होंगे उसका फैसला इस्लामाबाद में होगा। सोल मीडिएटर पाकिस्तान है। ये 100 साल में अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहली दफ़ा हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। सो अब एक नीड अरब्स को फील हो रही है, मिडल ईस्ट को फील हो रही है कि हमें जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। सो हमें अपना एक इंडिजिनस सिक्योरिटी मॉडल बनाना है। और पाकिस्तान उसके अंदर प्लेज अ वेरी, पाकिस्तान एक इज्जत एंजॉय कर रहा है, एक रिस्पेक्ट मार का हक के बाद। सो पाकिस्तान की तरफ सारे देखते हैं, क्योंकि पूरे मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल ट्रेंड आर्मी पाकिस्तान की है, सबसे ज़्यादा अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा रिलायबल कोई अगर मुल्क है जो बैलेंस करके चलता है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के कोई एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस नहीं है। अरब्स के आपस में अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, पाकिस्तान का उस डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक में कोई लेना देना नहीं है। सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात आपस में जैसे भी हैं, पाकिस्तान का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये आसान तो नहीं था पाकिस्तान के लिए। ये आसान तो पाकिस्तान के लिए आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। आसान अगर नहीं था तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड अगर कोई मुल्क है ना बैलेंस करने के लिए तो वो हम है। उसकी वजह हम ना तो फ़िरके के नाम पे बने, ना तो हम एथनिसिटी के नाम पे बने हैं, ना तो हम जुबान के नाम पे बने हैं। हम बने हैं पाकिस्तान और इस्लाम के। ऐसा कोई नैरेटिव है ही नहीं है। हमारा ऐसा कोई नैरेटिव है ही नहीं है। सो हम तो बने इस्लाम के नाम पे। सो इस वजह से पाकिस्तान के पास वो नेचुरल टूल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान के साथ सारे कंफर्टेबल हों। सिक्योरिटी गारंटर ये नहीं होता कि सबसे ताकतवर होता है। सिक्योरिटी गारंटर ये होता है कि जिस पे सारे ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत बारीक सा नुक्ता है। मैं और आसान करके पूछ लेता हूँ। लोग कह रहे हैं पैसा बढ़ाने वाले, अब हमें जो है ना, हमने सिक्योरिटी देनी है, हमें पैसे बड़े मिलने हैं। नहीं देखें वो ये वो बातें हैं जो देखें, मैं समझ रहा हूँ ये डिस्कस नहीं हो रही मीडिया पे, लेकिन ये बात ज़ुबान ज़्यादा मैं इस वक्त चल रही हैं। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है, आपके पास आपने पढ़ा भी है, आपको चीज़ें पता है, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। देखें बात ये है कि ये जो नैरेटिव है ना, ये मीडिया ये चल भी रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं। ये मीडिया, ये ओरिजिन इसका क्या था? ओरिजिन इसका पता है क्या था? ये जो बात शुरू हुई जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था, तो ये इंडियन चैनल्स के ऊपर शुरू हुआ। इन्होंने पाकिस्तान, इनका सरीना के बिल नहीं है इनके पास, ये नहीं वो, जो करते हैं अपने दिमाग की गलाजत। तो रोना तो था ना, उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि जी पाकिस्तान पैसों के लिए कर रहा है। पाकिस्तान पैसों के लिए क्यों करेगा? ये वो चीज़ें हैं उसामा भाई कि आज पाकिस्तान, आप दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे है, पाकिस्तान से कई 100 गुना ज़्यादा अमीर ममालिक हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की उनके पास वर्थ है। लेकिन क्या वो कितने पैसे कोई मुल्क खर्च करे कि वो पाकिस्तान का रोल अदा कर सके दुनिया की सेंट्रल से? नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें पैसे से ऊपर होती। दुनिया सर्च कर रही थी हमारे लीडर्स को, टॉप सर्च में था। इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके पास इतने पैसे, क्या वो पैसे दे के ये नहीं ले सकते थे? अगर कहते हैं कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं या पैसों से ये चीज़ खरीदी जा सकती है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का राइज, इसको अगर आप पैसों का लेंस लगा के देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका हाल इंडियंस वाला होगा जो उनका हो रहा है। ये चीज़ें पैसों से मावरा हैं। जो आपको इज्जत मिली है वो पैसों से मावरा है। जो ईरान के अंदर आपके नाम की तख्तियाँ लग रही हैं वो पैसों से मावरा है। जो लेबनान के बच्चे कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी चाहिए, वो मावरा है। जो हॉलीवुड के एक्टर्स कह रहे हैं कि सल्यूट करते हैं हम पाकिस्तान की लीडरशिप को, वो पैसे से मावरा है। आज पाकिस्तान इस वक्त खून की तरह दुनिया की रगों में दौड़ रहा है। ये पैसे से मावरा है, या पैसा दे के ख़रीद भी नहीं। पैसा बहुत छोटी और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही है। अब मेरा मसला ये है कि मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिर पैसे से रिलेटेड है। आपने हालांकि मेरा जो है वो ज़हन बदल दिया है, लेकिन मेरी मजबूरी है। पाकिस्तान ने ना भाई चैलेंजेस बड़े देखे।
मैं अगर रिसेंट पास्ट की बात करता हूँ, 10-20 सालों की बात करता हूँ, तो हमने देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर आई नहीं उस तरह से। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया दहशतगर्दी का, और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उस पर काबू पाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम लोग लाहौर के अंदर बाहर निकलते हुए डरा करते थे, ये सूरत हाल थी। एक दिन में 20-20 धमाके हमने, चाहे वो क्रैकर थे चाहे वो दूसरे थे, हमने वो विटनेस किए यहाँ पे इसी शहर के अंदर, लिबर्टी से लेके वो सारा जो है। और अल्लाह का ख़ास करम, और अगेन अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जो जिन्होंने इसमें किया, उस पर काबू पाया। देन लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा अजाब झीला हमने, उस पर भी हो गया। इस वक्त इकॉनमी बहुत बड़ा मसला है और हर पाकिस्तानी उससे इफेक्ट हो रहा है, अमीर भी गरीब भी। इसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजी, कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में, कुछ डायरेक्शन देख रहे हैं आप हमारी गवर्नमेंट की, स्टेट की, कि जिससे हम कह सकें कि चलें, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा और गुजार लेंगे, क्योंकि ये कौम जो है वो बड़ी कौम मजबूत है resilient है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कर लेते हैं। और हमें ये ट्रस्ट होना कि यार ये 5-6 साल में निकाल देंगे, हमें इतना भी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये वो कौम है जिसने ऐसे ऐसे फराडियों के आगे जो है ना, वो अपना घर का सारा सामान ला के रख दिया कि जी ठीक है, आप जो नारा लगा रहे हैं हम आपके साथ हैं। आप समझ गया मैं कहाँ पे क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी को लेकर डायरेक्शन ठीक है या नहीं? बात ये है कि देयर इज़ नो डाउट कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। हमें बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और उसकी जो फाउंडेशन है वो ये है कि हमारे अंदर वो सोच ख़त्म हो गई थी ना। इस कौम, ये शायद हमारे पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 साल, स्पेशली फॉर द पास्ट, अब से 5-6 साल पहले आप देखें तो एक सोच होती थी कि मुबारक हो IMF का कर्जा मिल गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो हम कंफर्टेबल हो गए थे, हम कंफर्टेबल हो गए थे क्या? हालांकि आप नहीं, ये आप कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? 4-5 साल पहले। नहीं, मैं 89 में प्रोग्राम करता हूँ। फराह खान जो है वो नून लीग की MP हैं KPK से। उन्होंने मुझे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF का, मैंने कहा माफ़ कर दें हमें, अगर आप ये कह रही हैं ना तो फिर मैं माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी की बात भी है। नहीं, वो मैं यानी मैं पॉलिसी लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल मुबारकबादें दी जाती थी ना, हालांकि किसी से अगर आप कर्जा लें तो आप छुप के लेते हैं ना, छुप के लेते हैं, परेशान होते हैं, और आपके दिमाग के अंदर ये बात चल रही होती है, यार मैंने कर्जा वापस करना है, वापस करना है, वापस करना है। उसी तरह ये इंस्टीट्यूट्स हैं, आप किसी से कर्जा लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसकी से नहीं होती, फिर वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करता है। जब हम लेना शुरू हुए थे, वॉर ऑन टेरर की तरह जो क्राइसिस हमारे आए और वो सारा, तो उस वक्त हमारी सोच थी कि हमने वापस करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुबारकबादों का सिलसिला चलना शुरू हो गया। अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल, 3.5 साल से जो लीडरशिप पाकिस्तान की स्पेशली जो आई है, उनमें ये सोच मौजूद है कि हमने कर्जा वापस करना है। आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव किया जा रहा है कि हमने IMF का कर्जा वापस करके इंडिपेंडेंट होना है, और ये क्लैरिटी के साथ, जिस तरह इंडिया को लेके क्लैरिटी है ना कि उधर क्या करना है, उसी तरह IMF को लेके भी क्लैरिटी है कि आगे क्या करना है। लेकिन वो प्रोसेस लंबा है। 20 साल में हम यहाँ पे पहुँचे, 25 साल तकरीबन, निकलते भी टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि इकॉनमी बहुत हमारी अच्छी चल रही है और सारा कुछ, परेशानी है, जंग है, ये सारा जो भी मामलात हैं, बेहतरी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ों में आ सकती है। देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हर चीज़ के अंदर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ बड़ी होपफुल है, वो ये है कि जो इंटरनेशनली सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुनिया में इतना परफॉर्म कर रहे हो जियोपॉलिटिकली और वो आपकी जियो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट ना करे। वो करेगी, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। जंग तो आपने की, आपने देखा, हमने 5 दिनों के अंदर जो 100 साल की उनकी मैं इसको रिलेट करूँ थोड़ी सी चीज़ से। एक साहब ने कहा कि अच्छा हाथ दिखाया, उसने कहा मुझे बताएं कि क्या है मेरे। उन्होंने कहा तू मशहूर बड़ा होना है। उन्होंने कहा मशहूर छाड़, पैसा 10 पैसा होना। उन्होंने कहा जो मशहूर होएगा ना, पैसा आप पे अपने आप। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया पूरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नज़रें पाकिस्तान पे, तो वो प्रैक्टिकलिटी आहिस्ता आहिस्ता होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हमें मजीद, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग कहेंगे हमें मजीद सब्र करने की थोड़ा सा ज़रूरत। लेकिन कितना टाइम आपको लगता है, क्या उतना ही जितना तबाह होने में लगा है या कुछ 4-5 गुना कम लगेगा? नहीं, आप चीज़ें स्पीड पकड़ रही हैं, चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी। देखें, आपकी बात यह है कि दुनिया में इस वक्त तब्दीली एक आ रही है कि लोग बिज़नेस सिर्फ उन्हीं ममालिक के साथ करना चाह रहे हैं जिन पे उन्हें श्योरिटी है कि यार ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेरे बिज़नेस को। पाकिस्तान, अल्लाह की तरफ से हमने साबित किया है कि हम ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम इर्द गिर्द के ममालिक को भी एज ए रीजनल स्टेबलाइज़र या नेट स्टेबलाइज़र के तौर पे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली बिजनेस पाकिस्तान में आएगा, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा,
इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इतनी जल्दी जो है इकोनॉमी जो है वो चेंज नहीं, उसका आवाम तक जो है असरात नहीं आते, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और हर लेवल के ऊपर जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पुरानी 20-25 साल पुराने हेमरेजेस हो रहे हैं उनको हम ख़त्म करें। बहुत सारी चीज़ें, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुदरत तो हमें पूरे मौके दे, पूरा मौका जो है। मैं अभी तक आपकी उस बात को एंजॉय कर रहा हूँ कि स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि जैसे इंडिया के बारे में क्लैरिटी है, वैसे IMF के बारे में नज़र आ रही है ना। इट मीन्स कि वो चीज़ें जो है वो उसकी तरफ जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कुछ मामला बेहतर होने के चांसेस आने वाले दिनों में, आइंदा दिनों में, या सबक पूरा सिखा दिया अभी, या क्योंकि वो इतना दब गया मामला इस सारे उसके अंदर, यानी हमने बड़े ज़ोरों शोर से उससे कवर करना शुरू किया, लेकिन फिर ये मामला ये आ गया तो उसके ऊपर उतनी बात ही नहीं हो सकी। अफ़गानिस्तान के साथ ना देखें उसामा भाई, इसमें एक चीज़ कहते हैं कि पिछले 70 साल को आप देखें, अगर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूस दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की तरफ से आई है, 47 ऑनवर्ड्स आना शुरू हो गई थी। 2 इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं आई। एक भुट्टो साहब का दौर था और उसमें ये दहशतगर्दी भेजते रहे अफ़गान्स। भुट्टो साहब ने क्या किया? भुट्टो साहब ने कहा मैं आप पे काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करूंगा, तुम दहशतगर्दी भेजने से बाज नहीं आ रहे। काबुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उस्ताद से आप अहमद शाह मसूद, गुलबदीन हिकमत यार, उस्ताद से आप, बुरहानुद्दीन वाला ये जो ग्रुप है, इन्होंने कहा कि विल पैट ऑन देयर बैक। ठीक है। जब वहाँ पे सेंट्रल अफ़गानिस्तान की हुकूमत को ये लगा कि यार ये तो पाकिस्तान तो इनके साथ हमारी जो प्रेशर ग्रुप है उसके साथ राब्ते में है, दे फेल इन लाइन। सरदार दाऊद ने कहा अब तो मैं जी कैपिटलिस्ट भी होने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं आई। उसके बाद सोवियत अफ़गान वॉर जो हुई उसके अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है रिलेटिवली कम आई। उसके बाद जब अफ़गान तालिबान मुल्ला उमर वाला ग्रुप जब इक़्तिदार में आया, तो क्योंकि अफ़गान जिहाद का एक चलता आ रहा था, एक बैगेज था उसके साथ, तो हम जो मुल्ला उमर का अपोजिशन या प्रेशर ग्रुप था ना, जिसमें गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद थे, हमारे उनके साथ ऑटोमेटिकली अच्छे ताल्लुकात थे। तो उस वक्त के जो तालिबान थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनके तो उस ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं, तो वरना हमने थोड़ा सा यहाँ पे किया, क्योंकि अफ़गान जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी जो है ना वो उसकी हुकूमत होती है, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, क्योंकि उसको पता होता है कि हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होती, असैसिनेशंस होती हैं। क्योंकि पिछले 100 सालों में मेरे ख्याल है 2 या 3 लीडर रहे हैं जो खुद से गए हैं, वरना बाकी सारे कत्ल हुए हैं। तो उनके लिए हुकूमत बहुत ज़रूरी होती है। और उसका जो प्रेशर, अब प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने पिछले कुछ अरसे में जो प्रेशर ग्रुप्स से उनके सरों पे हाथ रखना और पैट ऑन द बैक करना छोड़ दिया था। सो अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेटजी है हमारी लॉन्ग टर्म, अभी तो हमने ये टेररिस्ट की जो सेंचुरीज़ हैं हमने इनको डिस्ट्रॉय किया हुआ है, और ये सारा कुछ अफ़गान तालिबान जो हैं ये ज़ुबान कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी पे ही चलते हैं। तो हमें वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, परसेप्शन हैज़ टू बी देयर। अगर आपने परसेप्शन बना के रखे हुए ना तुम हमारे साथ ठीक नहीं हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, अफ़गान्स ठीक रहेंगे। किसी लम्हे आप लीनियंट हो गए तो ये या तो इसराइल की गोद में जाके बैठेंगे या इंडिया की गोद में जाके बैठे हुए हैं हमेशा की तरह। ठीक है, हाँ। तो आपको इनको इसी तरीके से ट्रीट करना है। बिल्कुल सही है। मुसलमानों के अंदर एक तारीखी तौर पे भी आप देखें 1400 साल में मुसलमानों को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अंदर से ये दरवाज़ा खोलने वालों ने पहुंचाया। और एक छोटी सी गद्दारों की जमात जो है ना वो रहती है, उसको आपने उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन ने हशीशीन्स को ट्रीट किया था, हसन बिन सबा वाला जो ग्रुप था। सो इन लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना। बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान में हालात अंडर कंट्रोल है? बलूचिस्तान में हालात अंडर कंट्रोल हैं। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं वो इस वक्त अपनी टॉप के ऊपर हैं। परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। आपने सवाल किया मेरे से, मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो डेथ्स की रेशो है, अगर बलूचिस्तान के अंदर एक बंदा शहीद होता है ना वायलेंस की वजह से, तो इंडिया की रियासत मणिपुर में 3 होते हैं पिछले 3 साल। 3 गुना ज़्यादा ख़तरा है वहाँ पे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया डोमेन में और नेशनल कहीं पे आपको मणिपुर का जिक्र नहीं आएगा कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। मैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, आपका तो जाहिर है हम तो पाकिस्तानी, हम तो बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे ही करेंगे। बलूचिस्तान के अराउंड एक परसेप्शन, अगेन जैसे इसराइल वाली बात मैंने की थी, परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, इंस्टेबिलिटी है, ये है वो है। 2000 के करीब ये दहशतगर्द हैं। पिछले 6 महीनों में 20% दहशतगर्दों को हम मार चुके हैं। तो हमारी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अपने टॉप पे हैं। जो बाकी फितनागर हैं वो जेलों के अंदर हैं। हाँ, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा है, फितना हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा है। सो वो चल रहा है मामला, वो चलता रहेगा। लेकिन क्या बलूचिस्तान को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? हाँ, ये सवाल ये नहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं।
44% पाकिस्तान का है, कहाँ लेके जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल मैंने जब देखा आपको तो उस वक्त आप क्लास ले रहे थे अर्नब की, शदीद क्लास ले रहे थे आप, तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा इन साहब को मैंने पहले देखा नहीं है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा देखा आपको, और उस वक्त आप किसी पाकिस्तान के बड़े चैनल पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आप वो सारा वाक़या सुना रहे थे कि जी इस तरह से हमने हैक और वो सारा मामला इस तरह से हुआ। तो फिर मुझे पता चला कि आपसे तो मेरी बात होती रहती है। तो मैं रात के 1:30 बजे इतना एक्साइटेड था, आई वाज लाइक कि मैं अभी फ़ोन करूं। तो मैंने उस वक्त ये मैनिफेस्ट किया कि मैंने आपसे सुनना है, कि ये सारा मैंने आपके अपने पॉडकास्ट में सुनना है। तो मुझे बताइए कि किस तरह से वो सारा कुछ किया और कैसे हुआ कि वो चैनल यानी ऑडियो भी डाउन नहीं हो रही, जिस तरह से उनका वो है, तो वो कैसे सारा कुछ कर लिया? जो अर्नाब वाला शो था वो एक तो खैर मैं तो बड़ा उस पर तैयारी शारी करके गया था कि यार ये पॉइंट्स मेरा वो, उससे पहले शायद आई थिंक मेरी कोई टेलीविज़न अपीयरेंस, इट वाज माई फर्स्ट शो, मेरी ज़िंदगी का पहला शो था। सो वो मैं बड़ी तैयारी शारी करके गया। मैंने कहा कि यार ये पॉइंट्स हैं, ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सारी हमारी टीम बैठी, हमने तैयार किया कि यार ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो वो कर सकते हैं इंडियन्स। हम में से कोई भी अर्नाब एक्सपर्ट नहीं था, हमें तो नहीं पता था, बेवकूफ़ आदमी है। सो उनका जो पैनल था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल था, उसमें वो उनके थे जो भी लोग थे, भाटिया वगैरह और वो सारे। सो जब शो शुरू हुआ है, उसने कहा हम कश्मीर ले लेंगे, हम ले लेंगे और तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं बोलने लगा, मुझे कहते हैं आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू, व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट इट, बट आई थिंक यू शुड से द सेम। मतलब मुझे कहते तुम भी एक हो कि हाँ आप ले लेंगे, आप ले लेंगे। सो मैंने वो पेपर शेपर साइड पे रखे, मैंने कहा नहीं तो तुम्हारे साथ दो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं हो सकती, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर जाहिर है आदत है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आपने बात फैक्चुअल ही करनी है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो फैक्चुअल ही रखे। और लेकिन ये है कि मुझे, क्योंकि इंडियंस को हमने पढ़ा, अगर दुनिया में कहीं पे कोई इंडियन एक्सपर्ट है ना तो वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जो है वो इनको पढ़ते हैं, हम ही देखते हैं, हम ही जानते हैं इसको। सांजू कहते हैं ना, नो योर एनिमी, अगर आप अपने दुश्मन को जान लें तो आप आधी जंग जीत जाए। तो इनकी दुखती रगों का मुझे पता है। जैसे ये वॉशरूम्स वाली बात, क्योंकि बार बार वो गालियाँ दी जा रहे थे कि उसमें तो मुझे पता है कि हाफ ऑफ इंडिया डज नॉट हैव वॉशरूम्स, बड़ा। फिर उसके बाद गुलामी की इनकी रही है, इनकी अपनी ज़ुबान कोई नहीं है, उर्दू ही बोलते हैं, उसको हिंदी कहते रहते हैं। सो ये इनके जो वीक स्पॉट्स हैं वो मुझे पता है। आदित्य कुमार डोवल का नाम लो तो इनके मीडिया पे आग लग जाती, क्योंकि पैसे वो दे रहा है, उसकी इंडिया फाउंडेशन दे रही होती। बिपिन रावत के बारे में बात करो, बिपिन रावत को अजित कुमार डोवल ने कत्ल कराया था, तो उससे इनकी बहुत जान जाए। सो उनके वीक स्पॉट्स जो हैं वो मुझे पता थे, तो उसके ऊपर मैंने वो बात करते थे, मैं उनको उसके ऊपर कहता था। फिर मुझे पता था कि इंडिया के अंदर जो बगावतें हैं उसको ये छुपाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इनके नेशनल मीडिया के ऊपर उनका जिक्र हो, तो वो मैं बार बार वो करता चला आता था। तो इस तरीके से वो अल्लाह का शुक्र है वो अच्छा हो गया। बाकी आवाज़ वगैरह के लिए वो हमने अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि पता था कि इनको आवाज़ इन्होंने कम करनी है, तो वो क्योंकि जूम के थ्रू इन्होंने कनेक्ट किया हुआ होता है, तो जूम की अपनी भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उस इफ़ेक्ट को। तो वो सारी जो हमारी जो टीम थी मीडिया वाली, उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसमें बरकत। और वो जो जंग के दौरान हुई और जिस तरीके से वो वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का ख़ास करम और फ़ज़ल था, मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से वो एक ट्रेडमार्क शो बनेगा जंग के दौरान। और वो हमारी देखें, आपके जो लोग मोर्चों के ऊपर लड़ रहे थे, वो जब आपको बताएंगे हमने आपका शो देखा और मोटिवेट हुए, वो जो दोस्त या वो ऑफिसर्स वगैरह कोई थोड़े बहुत जिनसे था रब्ता, सो वो आपके उसकी प्राइसलेस है, वो बिल्कुल सही है, प्राइसलेस है, वो अल्लाह का फजल है। और उसके अलावा मैंने तो इतना कुछ खास, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यकीन करें कि मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हमारे नाजरीन को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और गुजारिश ये है कि लाहौर आते रहा करें तो हमारे पास भी आते रहा करें। चले हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।